established in 1830, और फाउंडर इसके हैं राजा राधा कांत देव, राजा राधाकांत देव। और इसका उद्देश्य रहा है सती प्रथा का समर्थन करना। एम टू सपोर्ट द सती सिस्टम। एक्चुअली राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाया, ब्रह्म समाज, खैर उनका अन्य सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, वो तो धार्मिक रूप सुधार के लिए भी चलाया मूवमेंट, और उस समय सती प्रथा के लिए उन्होंने विशेष योगदान दिया तत्कालीन समय में। तो उनका एक विरोध भी हुआ समाज में। किसके द्वारा किया गया वो विरोध? वो विरोध उन धर्मांधों द्वारा किया गया जो सती प्रथा को हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा मानते थे, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों को उन्होंने बताया कि ये हिंदू धर्म पर कुठाराघात है, प्रहार है, अटैक है। सती प्रथा का विरोध करना हिंदू धर्म पर अटैक है। तो इन्होंने सती प्रथा के समर्थन के लिए धर्म सभा की स्थापना की ब्रह्म समाज के खिलाफ। ब्रह्म समाज इस धर्म का उन्मूलन कर रहा है, अबोलिशन कर रहा है, तो हम धर्म सभा की स्थापना करके धर्म को उखड़ने नहीं देंगे। जैसे होता नहीं कुछ पाखंड की, जब कोई विरोध में आता है तो कुछ लोग हम अपने ईश्वर की रक्षा कर लेंगे। तो कौन सी फिल्म आई थी, ठीक है, जो भी है लेकिन कंटेंट पे ध्यान दीजिए। तो इशू ये था कि हम अपने ईश्वर की रक्षा करना जानते हैं, कर लेंगे। तो वो कह रहा है कि यार तुम ईश्वर की रक्षा करोगे, अब ईश्वर तुम पर डिपेंड हो गया, अभी तो तुम उस पर डिपेंड थे, दुनिया उस पर डिपेंड है, अब ये कब से हो गया कि तुम्हारे भरोसे वो बैठ गया? ठीक है। तो ये जो धर्म सभा के संस्थापक हैं, या ऐसे संस्थाओं के संस्थापक जैसे लोग जो धर्म की सुरक्षा और ईश्वर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो फिर वो पाखंड, उसी को पाखंड कहा जाता, तो उनके द्वारा किए गए। तो वो कोई सुधार आंदोलन, की सुधार आंदोलन एक्चुअली दो प्रकार से होता है, ये प्रत्येक धर्म में है। एक तो रिवाइवल मूवमेंट होता है, रिवाइवल मूवमेंट मतलब अपडेट करना, टू बी अपडेट करना, ये रिवाइवल होता है। एक है पुनरुद्धार, आई हुई विकृतियों ने डिफॉर्मिटीज को दूर करके उसके वास्तविक स्वरूप को लागू करना। ठीक है। तो इसको न रिवाइवल कहा जा सकता है और ना ही पुनरुद्धार भी कहा जा सकता, दोनों नहीं कहा जा सकता, किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो उद्देश्य इसका सती प्रथा का समर्थन करना है। ये राजा राम मोहन राय के अगेंस्ट है। इनका सबसे कड़ा विरोध हुआ, किसके खिलाफ हुआ? राजा राम मोहन राय के खिलाफ। दैट्स इट। राधा स्वामी आंदोलन। नेक्स्ट, राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट established in 1861 आगरा, established in 1861 आगरा, और फाउंडर रहे हैं इसके शिव दयाल खत्री। शिव दयाल खत्री शिवदयाल खत्री अथवा स्वामी जी महाराज, इनको स्वामी जी महाराज भी कुछ लोग कहते थे, अथवा स्वामी जी महाराज। एक नाम और है इनका, अथवा करके लिख लीजिए, और तुलसी राम। ठीक है। तो ये कीर्तन भजन वाले हैं। ठीक है।
प्रत्येक कर्मकांडों का त्याग करके केवल भक्ति को इन्होंने प्रमोट किया है। नाम जपना, नाम बोलते बोलते उसमें संलीन रहना, लगातार उसके प्रति आकर्षित रहना, और किसी कर्मकांड को प्रमोट नहीं किया है, कुल मिलाकर के भक्ति को प्रमोट। तो खैर राधा स्वामी ये भक्ति मूवमेंट के लिए है एक न्यू रास्ता। खैर भक्ति मूवमेंट भी कर्मकांडों के विरोध में ही आया था, अदरवाइज तो भक्ति की जरूरत ही नहीं थी ना, ये भी कर्मकांडों के विरोध में ही आया था फिलहाल। तो खैर इसके बाद देव समाज। देखिए कोशिश करते हैं काफ़ी दूर तक हम लोग निकले, आज समय और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो देव समाज फाउंडिंग 1887 लाहौर, established in 18 देव समाज 1887 लाहौर। फाउंडर शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री चलिए ये भी सुधारवादी ही थे, ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, फॉलोअर ऑफ द ब्रह्म समाज। तो चीजें सब आ गई भी, कुल मिलाकर के एक ईश्वर की बात करते थे और थोड़ा सा मांस मदिरा इत्यादि के सेवन से बचने को कहते थे और खुद इन जो है इससे दूर रहते थे। ठीक है, फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, धर्म सभा भी पूछा जा चुका है और जो मैं बोल रहा हूँ ये भी पूछा जा चुका है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक संघ, established in 1905 at Bombay, established in 1905 at Bombay, फाउंडर पता है गोपाल कृष्ण गोखले। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का? बोलो, जो मन में है बोलो, खाली करो। पढ़ा है? क्योंकि डिफरेंस जानना भी चाहिए, सबके अलग अलग कहना, एक ही तो हो जाएगा सब भक्ति मूवमेंट, सब धर्म सुधार आंदोलन, तो इसमें धर्म से क्या लेना देना है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ऐसे लोगों का समूह तैयार करना जो मातृभूमि के काम आ सके, मतलब ऐसे लोगों को चुन चुन के लाना, इकट्ठा करना जो सबसे ज़्यादा जिनके लिए महत्वपूर्ण, ठीक है सबके लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण होता है, अपना घर महत्वपूर्ण होता है, माता पिता महत्वपूर्ण, भाई बहन महत्वपूर्ण, उससे ज़्यादा निकले तो हित मित्र महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ रिश्तेदार भी हो जाते कभी कभी इम्पोर्टेंट, तो वो है। ठीक है, इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी मातृभूमि है। समय आने पर उसके लिए अपने ऐसे हितों को भी वो छोड़ सकें, जैसे भगत सिंह, वैसे उनके पिताजी उनको कम प्यार करते थे क्या, कि माताजी कम मानती थी, कि उनका मन नहीं लगता था समाज में, उनका भी विवाह होने वाला था, सारे लोग डेट काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं, 1 दिन कटा, 2 दिन कटा, 3 दिन कटा, है ना, 4 दिन पहले फंक्शन शुरू हो जाता है। तो भाई वो भी तो व्यक्ति ही थे। ऐसे लोगों का समूह तैयार करना जो मातृभूमि के काम आते, यही उद्देश्य, इसको नोट कीजिए। टू प्रिपेयर द ग्रुप ऑफ सच पीपुल, टू प्रिपेयर द ग्रुप ऑफ सच पीपुल whose could dedicate to motherland, whose could dedicate to motherland। तो ये है मेन, बाकी तो अब इसको एलोबरेट करें तो बहुत कुछ लाइन से निकलता जाएगा, वो तो अलग होता है। ठीक है, मेन ये है। इसके बाद है अगला सामाजिक सेवा संघ।
सामाजिक सेवा संघ, सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग, established in 1921 बम्बई, established in 1921 बम्बई, फाउंडर एन.एम. जोशी, एन.एम. जोशी, पूरा नाम इनका है नारायण मल्हार राव जोशी। सामाजिक सेवा, ये क्या करना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? इससे भी लोग जुड़ेंगे ही, इकट्ठा होंगे, यूनिफिकेशन होगा। थोड़ा सा एक जो हीन भावना है कुछ लोगों के मन में, जो निम्न जाति हैं, थोड़ा सा उनको भी प्रमोशन मिलेगा ऐसी संस्थाओं से। इनका उद्देश्य है लोगों को मेहनत और आजीविका हेतु अच्छी स्थिति प्रदान करना, या टू इस्टेब्लिश द गुड कंडीशन फॉर वर्क हार्ड एंड प्रोफेशन। कुल मिला के लोगों को तैयार करना अपने लिए। अब इसका अगर एलोबरेशन देखा जाए तो इसका इशू ये है कि जो लोग छुआछूत भेदभाव में फंसे हुए हैं और इससे डिप्रेशन में हैं, तो डिप्रेशन में रहते हुए व्यक्ति का मन किसी काम में नहीं लगता, ज़रूरी से ज़रूरी चीज़ वो भूल ही जाता है, इवन खाना वाना भी कम कर देता है ना। ऐसा होता है, एक प्रकार की बीमारी है ये। तो इन्होंने कहा देखो बड़े अच्छा कदम इनका भी है, सबसे बड़ी अच्छी सेवा है, इनकी सेवा भी कमज़ोर नहीं है। इन्होंने कहा भाई देखो अपने आप को मजबूत बना लो, कमजोरी से दूर हट जाओ, और वो आएगी मेहनत करो, जिस काबिल हो, जिस जो एबिलिटी है आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करो, अपनी जो काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आजीविका खोजो, जो कर सकते हो। अब ये नहीं कि घर से निकले तो इतने उत्साह में आ गए कि अब हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही बनना है। उसके पीछे देख लो ग्रेजुएशन है कि नहीं हमारा, वो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी में आता है। मतलब भाई कक्षा 5 फेल हैं, अब से शुरू कर देंगे पढ़ाई तो ग्रेजुएट होते होते 45 साल के हो जाएंगे, तो संभव नहीं है ना। तो इनका कहने का मतलब आप अपनी एबिलिटी देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आजीविका, कुल मिला के अपने आप को कंसोलिडेट करो, मजबूत करो। आप मजबूत रहोगे तो लोगों की ज़रूरतें बन सकोगे, तो ये जो छुआछूत भेदभाव की जो स्थिति है ये ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएगी। और ये बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकली भी सही है, ये आज के भी समाज में देखा जा सकता है। तमाम लोग ऐसे हीन भावना से ग्रस्त हैं, है ना। लेकिन अब सोचो अगर वो निकल करके एक ठीक ठाक पोजीशन पे पहुंच गया, छोड़ो यार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मान लो नायब तहसीलदार ही हो गया, तो कोई भी जाए, कितना भी निम्न जाति का हो, लेकिन कोई भी उसके ऑफिस में किसी को काम हो, चाहे जितना उच्च जाति का हो, तो सबसे पहले साहब नमस्ते, फिर साहब बैठने के लिए कहेंगे तो वो बैठेगा, साहब अगर नहीं कहेंगे तो हिम्मत नहीं उसके सामने बैठ जाए, है ना। और साहब के रिस्पेक्ट के अलावा भी कोशिश ये करेगा कि साहब उसकी सुन लें, रिस्पेक्ट करते हुए भी उसको ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी बात सुन ही लें ये। अब वहां कौन छुआछूत और कौन भेदभाव खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया। तो अशिक्षा और अज्ञान और स्थिति ये भी भेदभाव का एक बड़ा कारण है, ऑटोमेटिक बड़ा कारण है ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो है ये सेवा जो क्या कहते हैं, ये क्या लिखा है हम, सामाजिक सेवा संघ, सोशल सर्विस लीग, ये सब यही काम कर रहे हैं, कंसोलिडेशन का काम कर रहे हैं, टू इम्प्रूव द कंसोलिडेशन इन दोज पीपुल्स whose were the lower या लोएस्ट लेवल इन द सोसाइटी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो 1921 एन.एम. जोशी, उद्देश्य लिख लिया, कंप्लीट हो गया। अगला है सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, पूछा तो सोशल सर्विस लीग भी जा चुका है, एक भी ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं जा चुका है और इम्पोर्टेंट नहीं है, प्री के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन, सर्विस कमेटी एंड ना लगाओ, बॉय स्काउट
एसोसिएशन, लिख लिया कि लिखना पड़ेगा? हो गया। सेवा समिति, सर्विस कमेटी, बॉय स्काउट एसोसिएशन, सर्विस कमेटी बॉय स्काउट एसोसिएशन। मतलब ये जो बॉय स्काउट एसोसिएशन है ये किसके लिए, इसका उद्देश्य इसी पूरी हेडिंग में ही फिक्स है। ये जो बॉय स्काउट एसोसिएशन है ये सर्विस कमेटी है, ये केवल सेवा को ही प्रमोट करती है समाज में। सेवा किसको, जिसको जरूरत हो। जरूरत किसको? पिछड़े और शोषित लोगों की। 1914 इलाहाबाद, इस्टेब्लिश्ड इन 1914 इलाहाबाद। प्रयागराज लिख लो बगल में, नाम बदल गया है। और फाउंडर हैं श्री राम वाजपेयी, श्री राम वाजपेयी। अगला है भील सेवा मंडल। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये निकल के आए, ऐसे ही पिछड़े और शोषित वर्गों के कल्याण में अन्य पिछड़ा क्या कह सकते हैं, जैसे अन्य पिछड़ा से मतलब नहीं, हाँ जनजाति। भील सेवा मंडल, भील शब्द से ही लग रहा है ये जनजाति। हालांकि जनजाति अन्य पिछड़ा नहीं, वो विशेष पिछड़ा आ जाता। वो अन्य पिछड़ा तो नहीं, आज के रेलेवेंस में अगर देखें तो विशेष पिछड़ा है। भील सेवा मंडल, भील सर्विस मंडल क्या है भाई? मंडल एक प्रकार का समूह ही है, ग्रुप ही है। मंडल को मंडल ही लिखिए। फाउंड है वो तो ठीक है जोन, लेकिन वो ज्योग्राफी रिलेटेड वर्ड है जोन है। मंडल जनरली मंडल ही रहेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। स्थापना 1922, 1922 बम्बई। फाउंडर अमृतलाल विठलदास ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा। छोटा सा नाम है, अमृतलाल डबल एल लगा दिया। विठल दास ठक्कर। जहाँ काम नहीं वहाँ नाम ही है, जहाँ नाम है ना। अमृतलाल विठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा। बापा ही होगा एक्चुअली, क्योंकि बापा बापू चलता है ना। कुछ महामुनियों को उच्च स्थान प्राप्त हुए को बापू एक संबोधन है, सम्मानित संबोधित शब्द है। तो ये भी उस लेवल पर पहुंचे तो इनको बापा, वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, बट बापा इज इक्वल्स टू बापू। ठीक है, ठक्कर बापा। तो ठक्कर बापा के नाम से ही जाने जाते थे। जनजातियों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने ही जंगलवासी या आदिवासियों को पहली बार जनजाति नाम से संबोधित किया। इन्होंने ही पहली बार जनजाति शब्द दिया है। जो जंगलवासी और आदिवासी हैं, मतलब he did give the name जनजाति। शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो कहा जाता है इनको, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। he gave the name
गेव द, सीधे लिख दो शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 2 जंगली, प्रिमिटिव, है ना, प्रिमिटिव ठीक है, प्रिमिटिव्स, जंगलवासी, आदिवासी, यही सब कहा जाता था इनको। थोड़ा सा अजीब नहीं लगता था? उनको नहीं लगता था, दूसरे सभी लोगों को लगता था कि यार क्या मतलब कह के बोला था। उनको तो आदत थी। तो जब सभ्यता का दौर आया आधुनिकता में, तो यही तो आधुनिकता है, यही तो मॉडर्निटी है, और इसीलिए तो इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। कि अब यहाँ इसका डेवलपमेंट से क्या लेना देना है? ग्रोथ से तो बिल्कुल लेना देना नहीं है। डेवलपमेंट चलो छोड़ो, बड़ा शब्द है। अब विकास हटा दो और आप समृद्धि की बात करो। ग्रोथ से तो बिल्कुल लेना देना नहीं है ना इसका, लेकिन यही डेवलपमेंट है। सभ्यता इसी को कहते हैं। मानसिक हर्ट भी नहीं होना चाहिए। तो पहली बार इन्होंने जनजाति नाम दिया कि भी लोगों की ही जाति है यार, तो क्या जंगली जंगली लगा के रखा है। आदिवासी, प्रिमिटिव, जन मतलब लोग, ये भी लोगों की ही, जैसे आप लोगों की जाति वैसे लोगों की ही, मनुष्य की ही एक जाति ये भी है। तो इसमें ऐसे भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो ये ठक्कर बापा का योगदान। अब छोड़ो, पूना सेवा सदन। नेक्स्ट, पूना सेवा सदन। पूना सेवा सदन, पूना सर्विस हाउस, पूना सर्विस हाउस। हालांकि सदन ही लिखा हर जगह, तो लिख लो सदन ही, लेकिन अंग्रेजी लिख लो कोई, जैसे हाउस, सदन इज इक्वल टू हाउस, सदन हाउस ही होता है। फाउंडिंग इन 1909 पूना। फाउंडर देवधर रमाबाई, देवधर, पंडित देवधर और रमाबाई। चलिए, ये सब उसी समाज के पिछड़े और ऐसे लोगों की सेवा के लिए अपना काम कर रहे हैं। शारदा सदन, शारदा सदन, फाउंडिंग इन 1889 बम्बई, 1889 बम्बई। पंडिता रमाबाई फाउंडर, पंडिता रमाबाई। शारदा सदन एक विधवा आश्रम था, नोट करिए, दिस वॉज ए विडो होम। बाद में हालांकि इसकी आलोचना हुई है। ईसाइयत के करीब ज़्यादा चला गया और यहाँ पर थोड़ा सा ईसाइयत का पार्ट होने लगा, तो तिलक जी ने इसकी आलोचना की थी। महिला आर्य समाज, हालांकि इसको आप पहले भी लिख चुके हैं। महिला आर्य समाज इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। पंडिता रमाबाई। अच्छा, ये तो खैर चलो समाज सुधार के लिए ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म सुधार आंदोलन है ये, ठीक है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हिंदू धर्म सुधार आंदोलन, सनातन संस्कृति सुधार आंदोलन, यही तो पढ़ रहे हैं। तो इसका ये तो ठीक है, चलो इसमें तमाम ऐसी विकृतियां, तमाम ऐसे लॉज जोड़े गए जिसके कारण समाज में एक विभेद हुआ, एक डिस्क्रिमिनेशन आया और शोषित पोषित दो वर्ग अलग हुए, निम्न जातीय लोग आए, अछूतवाद, तमाम ऐसी सामाजिक विकृतियां आई और उसके लिए धर्म में सुधार करके एक यूनिफिकेशन किया जा रहा है और एक संगठित समाज का निर्माण किया जा रहा है, संगठित हिंदू समाज का निर्माण किया जा रहा है, ताकि हिंदू बने भी रहें और भेदभाव खत्म होकर के एकजुटता, ठीक है। तो हिंदू धर्म का एक दूसरा व्यक्तित्व भी है बहुत बड़ा, उसमें भी सुधार की जरूरत है, वो है गो रक्षा। एक तो फिर गायों के साथ भी कुछ जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर हिंदू धर्म में ट्रीटमेंट चल रहा है और गायों को छोड़ दिया गया, समझो फिर ट्रीटमेंट अधूरा रह गया। तो ट्रीटमेंट चलेगा, तो नोट करो, गो रक्षा, गो रक्षा।
तो द काउ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कंजर्वेशन नॉट सिक्योरिटी, द काउ कंजर्वेशन। हालांकि छोटा लग रहा है ना सीमित शब्द, काउ, गो बहुत बड़ा लग रहा है, जैसे बहुत आसमान टाइप का, शब्द से ही पता चल जाता है कौन सा बड़ा भाव रखता है छोटा। देखो 3 व्यक्तित्व गाय रक्षा से जुड़े हैं, गो रक्षा से जुड़े हैं। तो 3 पर्सनालिटीज आर रिलेटेड, वी आर रिलेटेड विद काउ कंजर्वेशन। 3 पर्सनालिटी हैं जो जुड़े हुए हैं। कौन कौन? नंबर 1 दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। देखो ये करना भी चाहिए, ठीक है, आज का रेलेवेंस नहीं, लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकले। उस समय तो गाय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा रीढ़ होती थी, क्योंकि गाय दूध और दूध से बनी हुई सामग्रियां, फिर गाय के जो बछड़े हैं जिनको हम जनरली बैल कहते हैं, काम से बैल कहते हैं, स्वभाव से नहीं, तो स्वभाव से तो कोई और होता है, तो है ना, उनसे पूरी, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही कृषि अर्थव्यवस्था थी ना। उद्योग सेक्टर और सर्विस सेक्टर इस सब का तो कहाँ आता पता लगता। ये तो स्वतंत्रता के बाद डिक्लेयर हुआ है, फिर उस पर डेवलपमेंट शुरू हुआ है। एक बार तो उद्योग लागू कर दिए थे दूसरे में ही, तो उसको हटाना पड़ा, बोले हटाओ यार, अभी की जरूरत नहीं। उद्योग टारगेट करके पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को टारगेट कर दिए, फिर सफलता बिल्कुल नहीं मिली। तो बोले इसको रोको, अभी प्राइमेटिव को, जो प्राइमरी सेक्टर है उसको और मजबूत करो। जब तक वो ढंग से मजबूत, तब तक सेकेंडरी मजबूत हो ही नहीं सकता। फिर से लेके एग्रीकल्चर, फिर जाकर के चौथे पचे में ये एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं, फिर जाकर के उद्योग को उन्होंने टारगेट किया, फिर ठीक ठाक सफलता मिली। और सर्विस सेक्टर, जब तक उद्योग जबरदस्त नहीं होगा तो सर्विस सेक्टर जबरदस्त नहीं हो सकता। तो प्राइमरी अर्थव्यवस्था है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, सब कुछ पशुओं से ही चलना है अर्थव्यवस्था। पशु में गाय और बैल ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर तो जरूरी तो था ही गाय रक्षा। गाय की रक्षा के लिए 3 नेता का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो आप लिख लीजिए। नंबर 1 दयानंद सरस्वती, इन्होंने गाय की रक्षा से संबंधित सभाओं का गठन किया। ही ऑर्गेनाइज्ड द लीग, ऑर्गेनाइज्ड द लीग्स फॉर वही जो हमने बोला है, काउ कंजर्वेशन। सभाओं का इन्होंने गठन किया। जितनी सभा या लीग का नाम है वो दयानंद सरस्वती, कॉमन चीज है। फिर दूसरे नाम है बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ रक्षा मतलब जैसे गो हत्या नहीं होनी चाहिए, वो गो हत्या पर बैन लगाने के सारे प्रोसेस हैं, वो तब भी वही थे और आज भी वही चल रहा है। कंजर्वेशन का मतलब, और दूसरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, बस केवल बचाओ 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 सब लोग करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि क्या कहते हैं, वो गाय काट दी जाए स्लाटर हाउस में, इसके लिए गाय बैन है ना, वो नहीं काटी जा सकती, वो शुरू से ही। तो सरकारों का अपना अपना उद्देश्य होता है, कौन उस पर ज़्यादा फोकस करता है, कौन कम फोकस करता है। तो बाल गंगाधर तिलक दूसरे व्यक्ति हैं, इन्होंने गो हत्या विरोधी समितियों का गठन किया। ही ऑर्गेनाइज्ड द कमिटीज अगेंस्ट काउ किलिंग। गो हत्या विरोधी समितियों का, तो इन्होंने समितियां बनाई। और महात्मा गांधी तीसरे व्यक्ति, ये भी गाय रक्षा से बहुत काम किए हैं। गो इन्होंने संघ का निर्माण किया है, संघ, यूनियंस। ही ऑर्गेनाइज्ड द यूनियंस फॉर काउ कंजर्वेशन। गाय संरक्षण के लिए उन्होंने यूनियंस का निर्माण किया। 3 व्यक्तित्व हैं जो सबसे ज़्यादा उस समय जुड़े रहे हैं, क्योंकि इनका योगदान भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो माना भी जाएगा।
अब कुछ लोग भी तो ऐसे होने जिनकी बात लोग सुने, बाकी तो बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी बात करते, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि उनका इंपॉर्टेंस ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अनाप शनाप भी बोल देते तो भी वो हाईलाइट हो जाता है, वायरल टाइप का। तो व्यक्तित्व भी होना चाहिए। बाकी तो गाय रक्षा से बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, लेकिन जिनका नाम है वही आए। ठीक है, तो तत्कालीन उस समय के नेताओं में ये। अब आ जाइए पारसी सुधार आंदोलन। हिंदू धर्म सुधार आंदोलन नहीं खत्म होता, और मेन यही है आपका। बाकी नाम वगैरह थोड़ा बहुत किसका किसका आया, क्या क्या संगठन बने, समझ में आ रहा है ना। तो हिंदू धर्म सुधार आंदोलन घर पे भी जाके पढ़ लीजिएगा 1-2 बार, और पढ़ने के बाद बैठ के आधे घंटे सोचिएगा दिमाग आंख बंद करके, तो हिंदू धर्म सुधार आंदोलन बढ़िया समझ में आएगा। अगर आप आंख बंद करके समय नहीं दोगे तो किताब पढ़ के वो नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि वो दर्शन है, वो बहुत बड़ा दर्शन है। पारसी सुधार आंदोलन, पर्शियन रिफॉर्म मूवमेंट, पर्शियन रिफॉर्म्स मूवमेंट। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। 1851 में दादा भाई नेहरू जी, इन 1851 दादा भाई नेहरू जी, फिर है नेरोजी फरदून जी, फिर हैं एस बंगाली, फिर हैं R.K. कामा ने रहनुमाई मजदयान सभा का गठन किया, ऑर्गेनाइज्ड द रहनुमाई मजदयान सभा इन 1851 पर्टिकुलर्स ऑर्गेनाइज्ड द रहनुमाई मजदयान सभा फॉर द रिफॉर्म इन पर्शियन रिलेशन। कहाँ? एट बम्बई में। जिसका उद्देश्य क्या था? स्त्रियों की दशा में सुधार, पर्दा प्रथा की समाप्ति और विवाह की आयु बढ़ाना, जाति भेद को दूर करना, ये उद्देश्य था। मेन एम वाज स्त्रियों की दशा में सुधार, टू इम्प्रूव इन कंडीशन ऑफ वुमेन, टू एबोलिशन ऑफ कर्टेन प्रैक्टिस, पर्दा प्रथा की समाप्ति, और विवाह की आयु को बढ़ाना, टू इंक्रीज द एज फॉर मैरिज, जाति भेद को दूर करना, टू अवॉइड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, टू डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, टू अवॉइड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट। ये हो गया, ये इनका उद्देश्य है। अब आप समझ सकते हैं कि यही सब बुराइयां पारसी धर्म में, तो उसमें भी जाति भेद था, वहाँ भी स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी, वहाँ भी बाल विवाह टाइप का प्रचलित था, वहाँ भी पर्दा प्रथा का महत्व था, और ये सब धार्मिक विकृतियाँ थी, रिलीजियस डिफॉर्मिटीज़ थी, उनको सुधार करके ये पारसी धर्म के वास्तविक स्वरूप को स्थापित करना चाहते थे। ठीक है। दादा भाई नेहरू जी ने एक पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार निकाली गुजराती भाषा में। दादा भाई नेहरू जी पब्लिश्ड ए मैगजीन। दादा भाई नेहरू जी कहाँ गए? इधर ही है। पब्लिश्ड ए मैगजीन राष्ट्र गुफ्तार इन गुजराती लैंग्वेज।
लैंग्वेज विच मीन्स, जिसका अर्थ है, अब बताओ राष्ट्रगोप्तार का अर्थ लिख तो दिया। अर्थ, जिसका अर्थ है राष्ट्रगोप्तार, मतलब है क्या, बताओ। अबे वो गुजराती है, हिंदी है नहीं, तो तुम राष्ट्र को रास्ता कैसे समझ गए? गुजराती है ना, पहले कहा गया, तो हिंदी में राष्ट्र रास्ता समझ सकते हो, गुजराती में राष्ट्र रास्ता थोड़ा ना होगा। गुफ्तार को गुफ्तगू बोल दो तो फिर तो गलत हो जाएगा। इसका अर्थ है सत्यवादी, जिसका अर्थ है विच मीन्स सत्यवादी। ये भी वही वास्तविक स्वरूप की बात कर रहे हैं, रियल फॉर्म क्या है, सत्यवादी, विच मीन्स सत्यवादी। चलिए ठीक, मुस्लिम सुधार आंदोलन पे आ जाइए। हो गया? मुस्लिम सुधार आंदोलन, मुस्लिम रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, देखो दो भागों में है ये। एक है, ठीक है, एक है पुनरुद्धार आंदोलन, पुनरुद्धार आंदोलन। इसको कहते रिवाइवल। मूवमेंट। दूसरा सेक्शन है सुधार आंदोलन। रिफॉर्म मूवमेंट, ये दो भागों में बटा है। पुनरुद्धार आंदोलन से मतलब है ये कुरान, इसका जो उद्देश्य था एम, कुरान की वास्तविक शिक्षाओं को लागू करना, शिक्षाओं को लागू करके इस्लाम के वास्तविक स्वरूप की स्थापना। To establish the basic form of Islam by improving the, not improving, by implementing the real teachment of Quran। ठीक है, मतलब जो कुरान वास्तविक रूप से कहता है, जो एग्जैक्टली है। जैसे अब इसकी तुलना अगर आप करना चाहो तो आप, जैसे धार्मिक कौन और आया और इस प्रकार की बात अपने धर्म के लिए कह के चला गया, तो देखो मन के भाव को छोड़ दो, बाहर के शब्द अगर पकड़ना चाहो तो दयानंद सरस्वती ने बैक टू वेदाज का नारा दिया था। उन्होंने कहा वेदों के वास्तविक स्वरूप को लागू, तो एक प्रकार से वो पुनरुद्धार हो गया ना। तो पुनरुद्धार आंदोलन की बात करें सारे धर्मों में अगर हम उठाएं, तो अभी पारसी आपने पढ़ा, ये भी वास्तविक स्वरूप को लागू करना चाह रहे, इसके बाद दयानंद सरस्वती भी वास्तविक स्वरूप को लागू करना, वो भी पुनरुद्धार आंदोलन ही है।
एग्जैक्टली अगर आप कहें तो ब्रह्म समाज भी हिंदू धर्म के वास्तविक स्वरूप की ही स्थापना की बात करता है। हालांकि ब्रह्म समाज के जो फाउंडर हैं राजा राम मोहन राय, वो उनकी जो विचारधारा और रिवाइवल है, और ये सारे लीडर्स जो हैं समाज सुधारक हैं, ये सब अपने अगर हिंदू धर्म की बात करें तो ये सब जो रिवाइवल की बात करते हैं, हिंदू धर्म के वास्तविक स्वरूप की स्थापना की बात करते हैं, ये सारे लोग। तो क्या ये प्रिमिटिव हो सकते हैं? इनकी सोच प्रिमिटिव है? तो मैंने पहले ही कहा कि सारे धर्मों की स्थिति अलग अलग है। एक्चुअली हिंदू धर्म की जो वास्तविक और मूल भावना है, जो वैदिक भावना है, जो रियल उसका इमोशन है, एक्चुअली रियल थीम है, उसमें ही सुधार छुपा हुआ है। क्योंकि रिफॉर्म जो है उसमें इनबिल्ड है ऑलरेडी। उसकी जो डिफॉर्मिटी है उसने रिफॉर्म को एक्चुअली जकड़ रखा है, रिफॉर्म को बांध रखा है, रिफॉर्म को रोक रखा है। और उस डिफॉर्मिटीज को हटाकर उसके वास्तविक स्वरूप को स्थापित करके क्या किया जा सकता है? रिफॉर्म को पाया जा सकता है हिंदू धर्म और समाज में। तो वो धार्मिक रिवाइवल मूवमेंट कम सामाजिक सुधार आंदोलन ज्यादा है। अब जैसे अब प्रश्न बन गया मुख्य परीक्षा का, एक अच्छा प्रश्न अचानक अभी आ गया कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में जो हिंदू धर्म से रिलेटेड धार्मिक सुधार आंदोलन थे, क्या वो समाज सुधार, क्या वो वही वास्तविक समाज सुधार या सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाए? धर्म सुधार आंदोलन ही क्या वास्तविक रूप से समाज सुधार आंदोलन था? अब इस पर आपकी जो टिप्पणी आनी चाहिए या व्याख्या आनी चाहिए ये चीज। तो अगर उस सारे धर्मों को सम्मिलित करके पूछ ले कि धार्मिक सुधार आंदोलन कहां तक सामाजिक सुधार आंदोलन माने जा सकते हैं, सारे धर्मों की बात कर ले, तब आप हिंदू धर्म सुधार आंदोलन को उठाएंगे और अधिकतम उसी को समाज सुधार आंदोलन के रूप में रख सकते हैं। आप इस्लाम को उठाएंगे तब नहीं रख सकते, क्योंकि ये हम पढ़ने जा रहे हैं, भी आपको पता चल जाएगा कि ये मूल कुरान की शिक्षाओं को लागू करके क्या पाना चाह रहे हैं, ये भी पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये दिमाग में ऐसे बनाए रखिए, इसी पर मंथन करना है। मैंने कहा घर पे इंफॉर्मेशन लेके मंथन करो, तो उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए जो मैंने आपको दिया है, इसी डायरेक्शन में आप मंथन करो। समझ में आई बात? तो अब आइए, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन ये दो भाग में है, एक पुनरुद्धार आंदोलन है। अच्छा, अभी आपने हिंदू धर्म सुधार आंदोलन पढ़ा, वो तो दो भाग में नहीं है, एक ही भाग में है। तो जनरली हम तो समाज सुधार आंदोलन भी पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये पूरा जो रेनेसां पढ़ रहे हैं इसका टारगेट है समाज सुधार, और धर्म सुधार उसकी प्रक्रिया है। सही मायने में अगर देखा जाए तो इसका जो उद्देश्य है वो है समाज सुधार, और धर्म सुधार इसकी प्रक्रिया है, इसका प्रोसेस है। धर्म सुधार करके समाज सुधार पाना, यही है आपका नवजागरण, पुनर्जागरण कहा गया। एक्चुअली पुनर्जागरण कम नवजागरण ज्यादा है कि जो कुछ भी हो रहा है सब नया नया तो हो रहा है, पहली बार ये सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बांट दिया गया, इसके पहले वाला नहीं बांटा गया। आगे जरूरत पड़ेगी तो वहां भी बांटा जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं बांटा जाएगा। जहां जरूरत है वहां बांटा गया, यहां जरूरत है बांटने को। ये चीज तो कुरान की वास्तविक शिक्षाओं को लागू करके इस्लाम के वास्तविक स्वरूप की स्थापना करना, ये इनका उद्देश्य था। इसमें जो आंदोलन चलाया गया वो है, जैसे एक है देवबंद आंदोलन, फिर है वहाबी, और पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक अहमदिया, कुछ हद तक अहमदिया। ये तीन आंदोलन इसके हैं, देवबंद, वहाबी एंड
पार्शियल अहमदिया। पार्शियल अहमदिया, अहमदिया पूरा नहीं है क्योंकि इसने जिहाद वगैरह का विरोध किया है, तो ये 3 हिस्से पढ़ेंगे। और सुधार आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन एक ही है इसमें। कौन सा है? अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ मूवमेंट। चलो ठीक, क्लियर। ये मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन है इस रूप, ये फॉर्मेट है इसका, इसी फॉर्मेट पे पढ़ना है। तो पहला हेडिंग डालिए देवबंद। देवबंद आंदोलन। केंद्र, सेंटर कहाँ है? केंद्र, सेंटर वो है देवबंद सहारनपुर। नेता, प्रमुख नेता, लीडर, लीडर पूछा जा चुका है इसका, ध्यान रहे। हटाएं इसको, हो गया है? देवबंद, सेंटर देवबंद सहारनपुर। यहाँ से तो नज़दीक ही है, बगल में ही। लीडर, लीडर हैं मोहम्मद कासिम ननौती, मोहम्मद कासिम ननौती। ये ननौती मोहम्मद कासिम ननौती और राशिद अहमद गंगोही, एक नेता और हैं इसके, राशिद अहमद गंगोही। गंगोही ये लीडर है। उद्देश्य, एम लिखिए, कुरान की मूल शिक्षाओं को लागू करना। उद्देश्य, एम, टू इम्प्लीमेंट द बेसिक या फाउंडेशन टीचमेंट ऑफ कुरान, फाउंडेशन टीचमेंट या बेसिक टीचमेंट ऑफ कुरान। चलिए एक और एक उद्देश्य इसका ये है। दूसरा उद्देश्य और है एक, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को सुदृढ़ करना। विदेशी शासकों के विरुद्ध, टू कंसोलिडेट द इमोशन ऑफ जिहाद
to consolidate the emotion of jihad against foreigner rulers, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को सुदृढ़ करना, यही है इनका उद्देश्य। अगली लाइन में एक लाइन और बढ़ाइए। देवबंद ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था। देवबंद ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था। देवबंद वेलकम्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस इन 1885। चलिए, हो गया इसका काम। वहाबी, अगला मूवमेंट है वहाबी। वहाबी इसमें लिखना है, इसकी शुरुआत अब्दुल वहाब द्वारा अरब में की गई। इसकी शुरुआत अब्दुल वहाब द्वारा अरब में की। इट वॉज स्टार्टेड इन अरब बाय अब्दुल वहाब। तो यहाँ से ये वहाबी मूवमेंट इसका नाम पड़ा है। ये यहाँ का मूवमेंट बेसिकली नहीं है, ये है अरब का मूवमेंट। ठीक है। मिर्जा अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में इसको शुरू किया। तो दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया by Mirza Aziz and Sayyid Ahmad बरेलवी। बरेलवी इनका नाम जानते हो क्यों है? क्योंकि ये बरेली से नहीं थे, ये रायबरेली से थे। ठीक है, इसलिए हमने प्रश्न छेड़ा है, पूछा के एक आध बार ये मूलतः कहाँ से बिलोंग करते। देखो कंफ्यूजन जहाँ होता वहीं क्वेश्चन उठता है प्री का। एक्चुअली बरेली सब जानते हैं, बरेली फेमस भी है, रायबरेली से ज़्यादा फेमस बरेली है। तो रायबरेली से थे ये, बरेली से नहीं है ये। उद्देश्य क्या लिखना? उद्देश्य थोड़ा और कट्टर है तो वहाबी टाइप का ही, लेकिन थोड़ा और कट्टर है। बस एक लाइन में पारसी भाषा में दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। उद्देश्य इसका क्या है? एम दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। इस्लाम बनाना। टू इस्टैब्लिश दारुल इस्लाम टू दारुल हर्ब, ऐसा कुछ है ना, या टू कन्वर्ट ऐसा लिखे, टू कन्वर्ट द दारुल हर्ब इन दारुल इस्लाम। ये ज़्यादा सही लग रहा है। टू कन्वर्ट द दारुल हर्ब इन दारुल इस्लाम।
ये दारुल दारुल टाइप का लगना है, कोई नर्सरी टाइप का है ये। दारुल हर्ब, ये दारुल इस्लाम। एक्चुअली काफिरों के देश को, मूर्ति पूजकों के देश को, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, ऐसे देश को दारुल हर्ब कहा गया। और जो मूर्तिशिकन है, जो मूर्ति भंजक हैं, वो दारुल इस्लाम के ठेकेदार हैं। तो हाउ टू चेंज द दारुल हर्ब इनटू दारुल इस्लाम? तो मूर्ति पूजकों को कत्ल करना, तो मिला के ब्राह्मणों को मारना, पुजारियों को मारना, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को ध्वस्त करना, ये तरीका है, प्रोसेस है, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब आगे आप समझ लीजिए, इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अगला है अहमदिया। अहमदिया आंदोलन अथवा कादियानी आंदोलन। अहमदिया अथवा कादियानी मूवमेंट इसका जो प्रारंभ हुआ, स्टार्ट्स 1889 from the place of Qadian, from the place of Qadian in district गुरदासपुर ऑफ पंजाब, इन डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर ऑफ पंजाब। तो ये कादियान नामक स्थान से शुरू हुआ है, इसलिए इसका कादियानी नाम है। से यह है कहाँ? जिला गुरदासपुर पंजाब, जिला गुरदासपुर पंजाब। कल एक सूचना है, मैं दे दूं, याद आ गया, नहीं तो फिर उतर जाएगा। कल संडे है, किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है। 8 बजे से 9 बजे तक पॉलिटी का टेस्ट होगा, जो सर ने पढ़ाया होगा, जो भी है। ठीक है, हिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन शामिल हो जाएंगे, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उससे बाहर नहीं। अगर हो गए तो नहीं, पॉलिटी तो रियल पक्का है। ठीक है, और 9 बजे के बाद 11 बजे तक आप लोगों की इतिहास की कक्षाएं कंटिन्यू संचालित की जाएंगी। धन्यवाद। ठीक है, सूचना नंबर 2, एब्सेंट नहीं रहना किसी को। जितनी भी संख्या है इसमें बढ़ सकती, घट नहीं सकती, नहीं तो फिर उसके लिए जेल का भी प्रावधान हो सकता है। नहीं, हंसना नहीं है, ये आप लोगों के हित की बात है। एब्सेंट नहीं करना है। संडे है तो चलो मार दें एक दिन, कुछ संडे ना ही लगाओ, क्या दिक्कत है? क्योंकि जो भाई छूट जाएगा वो छूट ही जाएगा ना। और फिर कंसोलिडेट तो आपको रहना ही पड़ेगा भाई, जब तक आप अभी स्टूडेंट फॉर्म में हैं तब तक आपको करना ही करना भाई। आराम तो है ही नहीं है, फिर आराम कर लेना जब आराम की स्थिति आएगी, अभी तो लगे रहिए। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति दर्ज करा सकता है यहाँ पर। एप्लीकेशंस कहते हैं, ओरल एप्लीकेशंस डाल सकता है कि ये समस्या है। तो हालांकि ये अनुमति है नहीं एप्लीकेशन डालने की, ये अडॉप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है। फिर पता समझ गए ना पूरी बात? तो हम इसको कंटिन्यू फिर करते हैं। कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? वही टेस्ट तो बात की जा रही कल। हाँ, और कौन सा टेस्ट? टेस्ट सीरीज तो क्या चल रहा है उसमें? करंट अफेयर्स। तो कल का क्या टर्न हो सकता था? वो नेक्स्ट वीक हो जाएगा। मतलब टेस्ट तो है ही है कल 8 से 9 आपका, बट वो पॉलिटी और समथिंग हिस्ट्री से रिलेटेड है, समथिंग।
पॉलिटी मेन है उसमें जो पढ़ाया गया है, ठीक है। और अगले छुट्टी में हो सकता है तब तक ये कंप्लीट हो जाए थोड़ा बहुत, तो इसका टेस्ट पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। करंट का जहाँ तक सवाल है तो हमने उस पर डिस्कस नहीं किया है, तो उस पर कोई सूचना नहीं दे सकते हम, ठीक है। हाँ चलिए आगे। तो जिला गुरदासपुर पंजाब कादियान से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसका एक नाम कादियानी आंदोलन भी है। इसके जो नेता हैं मिर्जा गुलाम अहमद, लीडर, 1889 से प्रारंभ हुआ है, मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक, इसीलिए अहमदिया आंदोलन है, ये भी आप जान, सबको अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं। गुलाम अहमद ने स्टार्ट किया इसलिए अहमदिया है। कुल मिला के जो नाम है, स्थान का नाम उसके नाम से इसका नाम है, और जिसने स्टार्ट किया है उसके नाम से इसका नाम है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से मेंशन कर लीजिएगा ताकि वो आपको याद रहे, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उद्देश्य इस्लाम के सच्चे स्वरूप की स्थापना, टू इस्टेब्लिश द रियल फॉर्म ऑफ इस्लाम। उद्देश्य एम, टू इस्टेब्लिश द रियल फॉर्म ऑफ इस्लाम, बट इसने जिहाद का समर्थन नहीं किया है। ही, इसने मतलब इट डिड नॉट सपोर्ट द जिहाद, कुल मिला के विरोध किया है, बात एक ही है, ठीक है। इसने जिहाद का विरोध किया है, अपोज्ड द जिहाद या डिड नॉट सपोर्ट द जिहाद, ओके। ये है। गुलाम अहमद ने 1890 में एक पुस्तक बहरीन अहमदिया लिखी। गुलाम अहमद ने 1890 में एक पुस्तक बहरीन अहमदिया लिखी। गुलाम अहमद रोट ए बुक, गुलाम अहमद रोट ए बुक नेम्ड बहरीन ए अहमदिया लिखी, रोट ए बुक नेम्ड बहरीन अहमदिया इन 1890, 1890 में। बहरीन अहमदिया, बहरीन मतलब संगम होता है, संगम। अहमदिया मतलब अहमद साहब के विचारों का। तो सब कुछ अपने को ही फोकस किया है कि मेरे विचार, मेरी सोच, मेरी आइडियोलॉजी का ये संगम है, इसको आप लोग पढ़िए। इन्होंने कहा है, सुन लीजिए, ये लिखा है, बस इतना याद रखना है कि एक बुक इनकी है, ठीक है, ओके। फिर आगे चल के क्या बताएं इनके बारे में। आगे चल के इन्होंने अपने आप को मोहम्मद साहब के समान पैगंबर मान लिया, ठीक। फिर आगे चल करके इन्होंने अपने आप को कहा मैं कृष्ण का अवतार हूं, मतलब सनक गए। तो फिर जब ऐसे अनाप शनाप बोलेंगे तो इस आंदोलन ने अपनी धार खो दी, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो मेन यहीं तक इसको रखिए, ठीक है। पहले कहा मैं पैगंबर हूँ मोहम्मद साहब के समान, दूसरा पैगंबर, फिर लोगों ने मानी नहीं बात, तो कहा फिर तो मैं कृष्ण हूँ, फिर लोगों ने और नहीं लौट लिया, तो फिर कहा फिर तो छोड़ो, जाने ही दो, कुछ नहीं हूँ मैं, खत्म मामला। अलीगढ़ आंदोलन। अब आ जाइए सुधार आंदोलन पर, ठीक है। क्या कुछ पूछना है? ओके। अलीगढ़ आंदोलन, इसको पढ़ना है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। वास्तव में ये सुधार आंदोलन है, तो ये तो कई बार हो चुका। मुस्लिम सुधार आंदोलनों की शुरुआत बंगाल में अब्दुल लतीफ़ खां ने की थी। स्टार्टर तो वो हैं बंगाल से, इसको नोट कर लीजिए। मुस्लिम, इसको पुनर्जागरण ही लिख लीजिए। मुस्लिम पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत, द स्टार्टिंग ऑफ मुस्लिम रेनेसां, मुस्लिम पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ मुस्लिम रेनेसां, वॉज डन बाई
अब्दुल लतीफ खां इन बंगाल। अब्दुल लतीफ का स्टार्टेड द मुस्लिम रेनेसाइंस फ्रॉम बंगाल, ऐसा भी लिख सकते हो। तो लिखने को तो कई तरीके से लिख सकते हो, बट जो पहली बार दिमाग में आ जाए वही लिख डालो, ठीक है। तो मुस्लिम पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत बंगाल में अब्दुल लतीफ खां ने की है, ठीक। उन्होंने 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। अभी ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। ही कौन? अब्दुल लतीफ खां। अब्दुल लतीफ खां ने 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। नोट कीजिए, इस्टेब्लिश्ड मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी। डन। तो फिर जब उनको लगा कि यार इसका जो मेन करता धरता 1857 के विद्रोह का वो मुस्लिम है, तो उसके बाद उन्होंने एक्चुअली यहाँ पर जिसको कहा जाता है पार्शियल सक्सेस कहा गया है, काफ़ी छूट, काफ़ी रिलैक्सेशन भी दिए, बहुत सारे शोषणकारी नीतियों को उन्होंने त्याग किया, लेकिन वो मुसलमानों से बहुत चिढ़ने लगे। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, और उनके हर प्रत्येक जो उनका ऑर्डिनेंस होता था या व्यवहार होता था वो मुसलमानों के खिलाफ ही होता। मुसलमान चिढ़ने बहुत लगे थे ब्रिटिशर्स, ये जान के कि यार ये जो मूवमेंट पूरा अभी तक इतना बड़ा चला है, इसमें आंदोलन 1857 वाला, उसमें इनका बड़ा रोल है। तो फिर अब ये सारे लोग जो है अब अपने आप को थोड़ा सा जिसको कहते हैं गिल्ट फील करने लगे, हीन भावना से। तो फिर सर सैयद अहमद खां आए इधर, और उन्होंने कहा कि इनको अंग्रेज़ों के करीब लाना है, अंग्रेज़ों का भक्त बना देना है, ताकि अंग्रेज इन पर तो आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा, ठीक है, ये सब इनको दिया जाए, और फिर ये अंग्रेज़ों के करीब जाएंगे और अंग्रेज इनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको सुधार आंदोलन की श्रेणी में रखा गया था। तो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना करी। लतीफ़ खां को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, हालांकि बंगाल में कहा जाता है, यहाँ नहीं, लेकिन लिख लीजिए, अब लिखा है तो। लतीफ़ खां को, लतीफ़ खां वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसां इन बंगाल। लतीफ़ खां वॉज कॉल्ड फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसां इन बंगाल। इस आंदोलन को नई दिशा देने का कार्य सर सैयद अहमद खान ने किया। इस आंदोलन को नई दिशा देने का कार्य सर सैयद अहमद खान ने किया। तो सर सैयद अहमद खां गिव द न्यू डायरेक्शन टू दिस मूवमेंट। सर सैयद अहमद खां गिव द न्यू डायरेक्शन टू दिस मूवमेंट। तो इनका नाम लिखिए, सर सैयद अहमद खां। जन्म 1817 दिल्ली। इनके बारे में लिखिए, बर्थ 1817, कहाँ? दिल्ली। (1839) में ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने नौकरी कर ली। ही ज्वाइंड ईस्ट इंडिया कंपनी एज सर्वेंट इन 1839। एज क्लर्क, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई पत्रिका और पुस्तकें, द मैगजीन्स एंड बुक्स रिटन बाय हिम डैश। तो सबसे पहले मैगजीन, उन्होंने लिखा एक मैगजीन तहजीबुल अखलाक। तहजीब उल अखलाक, इसको हिंदी में कहेंगे नैतिकता और सभ्यता। नैतिकता और
सभ्यता। नैतिकता। और सभ्यता। फिर अंग्रेजी में वही लिख लो, ट्रांसलेट नहीं करना, वैसे लिख लेना है, तहजीबुल अखलाक। ये मैगजीन है, इन्होंने निकाली है। इसके बाद इनकी बुक्स, 2-3 बुक्स हैं। पहली बुक है अबशाब भगवती ये हिंद। क्या जरूरत थी लिखने की, नहीं लिख पा रहे। अबशाब भगवती ये हिंद, अबशाब भगवती ये हिंद। एक बुक तो ये हो गई अबशाब, बाकी लिख लो। फिर एक है लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया। एक बुक तो ये हो गई। लॉयल मतलब समझ रहे हैं क्या है? वफादार। ओके, अंग्रेजों के लिए कह रहे हैं ये। तीसरी बुक इन्होंने लिखी हिस्ट्री एंड रिवोल्ट इन बिजनौर। एक्चुअली 1857 के विद्रोह के समय कहाँ थे, एक प्रश्न हो गया, मान लो एक बार पूछा गया है अभी तक के इतिहास में कि ये उस समय थे कहाँ। तो कोई इनका भक्त रहा होगा, लोक सेवा आयोग में बैठा तो उठा दिया प्रश्न, नहीं तो उठाता नहीं कोई। नहीं सही बात है, इसमें ये सब कोई प्रश्न कहाँ थे उस समय विद्रोह, तुम कहाँ, इससे मुझसे क्या विद्रोह कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, इससे लेना देना है ना। अब हम कहाँ बैठे उससे क्या लेना देना। ये बिजनौर में थे, तो चलो नोट कर लो। 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर में थे। एक पुस्तक इन्होंने लिखी हिस्ट्री एंड रिवोल्ट इन बिजनौर, हिस्ट्री एंड रिवोल्ट इन बिजनौर। एक पुस्तक तो ये हो गई इनकी। और एक पुस्तक जो जनरली पूछ ली जाती है परीक्षाओं में, 1857 के विद्रोह के कारण पर इन्होंने कुछ पुस्तक लिखी। एक पुस्तक लिखी है 1860 में, एन एसे ऑन कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। तो एक बुक इनकी है एन एसे ऑन causes of an essay of causes of नहीं, an essay on causes of, ठीक है, इंडियन रिवोल्ट, इंडियन एक पुस्तक ये 1860 में इन्होंने लिखा है, 1860 में। ठीक है, तो ये बुक इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन के रूप में आता है ये। बाकी इनकी सारी पुस्तकें लगभग मैंने लिखा दी हैं, मन करे पूछे, मन करे ना पूछे, उसकी मर्जी। ठीक, 1864 1864 साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में, इस्टाब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864, established
साइंटिफिक सोसाइटी एट कलकत्ता, कोलकाता। ये स्थापित किया। ठीक, 1875, 1875। क्या छूट गया? देखो आगे 1875। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। इन 1875 इस्टेब्लिश्ड मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन अलीगढ़। ठीक, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन अलीगढ़। ठीक है, जो 1878 में कॉलेज बन गया। विच वॉज established in 1878, which was established in 1878 as college। ठीक है, कॉलेज बना। और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। एंड इन 1920 और 1920 में it was established as अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। It was established as अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया ये। तो ये इनके कुछ जो है रहे हैं, जाना है? ठीक है, चाहिए इनकी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। चूंकि अलीगढ़ ही आकर के बस गए, इसलिए अलीगढ़ आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन। उद्देश्य नोट कर लीजिए, उद्देश्य, 2 उद्देश्य हैं इस अलीगढ़ आंदोलन के। अंग्रेज सरकार और मुसलमानों के बीच संबंध को ठीक करना, पहला उद्देश्य, एम नंबर 1। अंग्रेज सरकार और मुसलमानों के संबंध को ठीक करना। 2 इस्टेब्लिश द राइट रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मुस्लिम्स। ठीक है, दूसरा मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। टू एक्सपेंशन द मॉडर्न एजुकेशन इन द मुस्लिम्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। 1888 में इन्होंने इंडियन 1888 में इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1888 यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक सोसाइटी की स्थापना की। काशी के राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने इसमें इनका सपोर्ट किया। द किंग ऑफ काशी
द किंग ऑफ काशी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद सपोर्टेड टू सैयद अहमद वर्क। चलिए, सहयोगी नेता जो है इनके, कोऑर्डिनेटर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, सहयोगी नेता चिराग अली, चिराग अली, ये सब इंपॉर्टेंट है कि एक लाइन बता रहे हैं, नाम तो विशेष जो अब लिखा रहे हैं। चिराग अली, नज़ीर अहमद, नज़ीर, चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ हुसैन हाली, चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ हुसैन हाली। इसके बाद है मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना शिबली नुमानी। तो चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना शिबली नुमानी। ठीक है, ये कुछ अचीवमेंट्स हैं। लास्ट में 2 लाइन और इनके बारे में नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। सैयद अहमद खां प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, या समर्थक थे, प्रबल लिखने की कोई जरूरत नहीं। प्रारंभ में बेसिकली सैयद अहमद खां was supporter of हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, जब 1857 के विद्रोह के बाद, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जब अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद जब अंग्रेजों ने मुसलमानों पर अत्याचार प्रारंभ किया, when the Britishers started the exploitation of Muslims, after the revolt of 1857, when Britishers started the exploitation of Muslims, अत्याचार प्रारंभ किया। कॉमा लगा दीजिए। तो सैयद अहमद खां decided to make Muslims as the closer of Britishers। अब उन्होंने कहा भक्त बना दिया जाए, मैं भक्त को क्या लिखें, तो क्लोजर ऑफ, हाँ भक्त से तो फिर वैसे तो हो जाएगा लवर ऑफ, तो ये बहुत उचित नहीं है ना। क्लोजर ऑफ ब्रिटिशर्स, टू मेक द क्लोजर ऑफ ब्रिटिशर्स, उन्होंने यह निर्णय लिया। तो सैयद अहमद खान ने निर्णय किया कि मुसलमानों को
अंग्रेजों का भक्त बना दिया जाए। हिंदी में तो यही लिख दीजिए, अंग्रेजों का भक्त बना दिया जाए। बाकी आगे बात है, जब उन्होंने, मैंने पहले ही इसी लिखा कि 1857 के विद्रोह, जब अंग्रेजों को ये लगा कि इसका नेतृत्व किसी मुस्लिम ने किया था, तो वो अंग्रेजों पर मुसलमानों पर अत्याचार करने लगे, तरह तरह के उन पर शोषण करने लगे। तो सैयद अहमद खां जब ये सुधार आंदोलन लेकर के आए, तो ये स्पेशली मुसलमानों के लिए सुधार आंदोलन था। तो मुसलमानों की स्थिति अंग्रेजों के समक्ष कैसे सुधरे, कैसे उनकी स्थिति अच्छी हो, अंग्रेजों के इस एक्सप्लॉयटेशन से मुसलमानों को कैसे निजात मिले, इसके लिए उन्होंने यही सोचा और यही उचित लगा उनको कि मुसलमानों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे करके उनको अंग्रेजों का भक्त बना दिया, अंग्रेजों की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है, क्लोज कर दिया जाए। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया। तो अब अंग्रेजों के ज़्यादा करीब लाने के चक्कर में मुसलमानों को एक प्रक्रिया उनको और करनी पड़ी। अब ये तो आम बात है ना कि जैसे कोई है, अब उसको दो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, और दोनों लोग सोचे कि वो हमसे ज़्यादा लगाव रखे, उसका अट्रैक्शन हमारे प्रति ज़्यादा हो। तो एक तो प्रोसेस ये है कि अपना डेडिकेशन मोर देन मोर उसकी ओर होना चाहिए उसका। तो किसकी तुलना में? बगल वाली की तुलना में। ये कितना प्यार करता है, उससे ज़्यादा हमें करना है। अगर उसने उंगली काट के दी है तो हमको पूरा हाथ काट के दे देना है उसको लगेगा कि हम ज़्यादा, है ना। तो अब मुसलमानों के समक्ष अंग्रेजों के लिए दूसरा कंपटीटर कौन है? हिंदू। तो अगर मुसलमानों से ब्रिटिशर्स घृणा कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर कंपैरेटिवली हिंदुओं से कम घृणा कर रहे हैं। मतलब घृणा तो दोनों से कर रहे हैं, मैं तो ये कही नहीं सकता कि हिंदुओं से प्यार कर रहे हैं, हेट तो वो दोनों से करते हैं। अब कम ज़्यादा में थोड़ा सा अच्छे बुरे का निर्णय कौन किसके लिए अच्छा है, तो हिंदुओं के लिए वो थोड़ा अच्छे इसलिए हो गए क्योंकि कम थोड़ा सा हेट कर रहे हैं, मुसलमानों से ज़्यादा कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, बस इतने तुलनात्मक कंपैरेटिवली ये मुद्दा है। तो एक तो अपना डेडिकेशन बढ़ाना, और दूसरा ये भी तो है कि इनको फ्रस्ट्रेट करना। जैसे कभी अकेले मिल गए तो अपनी बात कम कह के उसकी बुराई ज़्यादा बोलना। कल मिला था, आपको गाली दे रहा था, और कौन कौन सी गाली दी हम तो बता भी नहीं सकते आपको भी गुस्सा कर जाएंगे भी तुरंत। तो अगर उसको लग गया कि नहीं इनको प्रभाव पड़ रहा है तो रुक जाएगा, अगर नहीं लग रहा है कि नहीं प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो रुकेगा नहीं, फिर और ढूंढ के उसी की बात करेगा कि आपके खिलाफ क्या क्या उसका रिएक्शन हो रहा था। जब तक आप पूरी भड़ास ना, चलो मिलने दो कल उसको, जब तक आप ये ना कह दें तब तक वो उसके खिलाफ अपनी बात नहीं बोलेगा। मेरी बात समझ रहे मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ? मैं लेके जा रहा हूँ, अभी आपने जो लिखा है ऊपर की लाइन कि प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, अभी मुझको इसको तोड़ना है, कि इस बात को तोड़ के खत्म करना है। तो सैयद अहमद खां एक्चुअली मुसलमानों को अंग्रेजों के ज्यादा करीब लाना चाह रहे थे, तो उनको पहले तो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा इत्यादि दे करके, मतलब डेडिकेशन, एक तो ये हो गया। अब दूसरा इनकी बुराई, तो अब और अपने को करीब लाने के लिए किसको गाली देंगे? हिंदुओं को। अब हिंदुओं की बुराई करते 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 ये जो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये मामला हो गया सांप्रदायिक। भारत में सांप्रदायिकता का अगर पहला बीज किसी ने बोया है तो सैयद मोहम्मद, ये क्या नाम है, सर सैयद अहमद खान ने बोया है। ये बीज तो ही इन्होंने डाला, ये जो सांप्रदायिकता है जिसको कहते हैं कम्युनिटी, कम्युनिज्म कहते, क्या कहते हैं, हाँ, ये बीज इनका डाला हुआ है कि अंग्रेजों का अपने को ज्यादा खास दिखाने के लिए ये बुराई करते 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 ये मामला क्या हो गया, ये सांप्रदायिक हो गया। ठीक है, तो भारत में सांप्रदायिक, तो इसी चीज को नोट कर लेना। हम तो शॉर्ट में कोशिश कर रहे हैं, बाकी समझा दिए पूरे डिटेल में आपको। ठीक है, समझ में भी आ गया होगा कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया तो जोर से बोलो, मतलब जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना है। कि हाँ आ गया, तो ठीक है, आगे लिखिए। तो कहाँ तक लिखा, लास्ट लाइन बोलिए जरा। है मुसलमानों को अंग्रेजों का भक्त बना दिया। अंग्रेजों बना कहाँ दिया? अभी बनाने के लिए कुछ बोल रहे हैं ना,
तुम बोलो क्या लिखा, To make Muslims as the closer of Britishers. और जोर से बोलो। To make Muslims as the closer of Britishers. हाँ, मतलब ये उन्होंने डिसीजन लिया, ऐसा डिसाइड किया, ये डिसाइडेड टू मेक क्लोजर, यही तो लिखा है। उन्होंने निर्णय लिया कि मुसलमानों को अंग्रेजों का काफी करीब ला दिया, यानी अंग्रेजों का भक्त बना दिया जाए, ये लिखना है, ठीक है। ओके, दिया जाए, अभी करना है, पूरी प्रोसेस बाकी है। तो इस प्रकार उन्हें, अब ये लाइन के लिए एक लाइन बढ़ा लीजिए, इस प्रकार उन्हें अंग्रेजों के समक्ष हिंदू समुदाय की आलोचना करनी पड़ी। सो he had to criticize the Hindu community in front of Britishers, ठीक है, in front of Britishers, had to criticize the Hindu community in front of Britishers, okay. अतः उनकी सोच धीरे धीरे सांप्रदायिक हो गई। so he went towards communism, he went toward communism by his thinking, अतः वो अपनी सोच द्वारा सांप्रदायिक हो गए। ये उनकी सोच सांप्रदायिक, बात एक ही है, ठीक है, सांप्रदायिक हो गए धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप या स्लोली, ठीक है, या स्टेप बाय स्टेप। अब वही लास्ट लाइन लिखना है, अतः सर्वप्रथम सांप्रदायिकता का बीज बोने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को दिया जाता। अतः भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोने का श्रेय सर्वप्रथम सर सैयद अहमद खां को दिया जाता है। सो द क्रेडिट of breeding the communism in India has been given to Sir Syed Ahmed Khan. Religion reform movement started from 1870, 1870 के दशक से यह शुरू हुआ। when they established the Singh Sabha in 1870, when they established the Singh Sabha in 1870, जब 1870 में सिंह सभा की स्थापना हुई। उद्देश्य, ठीक है, अभी एम क्या उद्देश्य है, करना क्या चाह रहे हैं, इस सुधार में होगा क्या? सिखों में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना, सिखों में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना। टू गिव द इंक्रीजमेंट इन वेस्टर्न एजुकेशन, इसको ओरिएंटल एजुकेशन भी कहा जाता है, ध्यान दें, ओरिएंटल एजुकेशन भी है। तो वेस्टर्न तो सीधे सीधे लिखो, घुमा के लिखने की जरूरत है, वेस्टर्न एजुकेशन। पहली चीज, 1920 के दशक में अकाली आंदोलन की शुरुआत हुई। 1920 के दशक में अकाली आंदोलन की शुरुआत हुई। देयर स्टार्टेड द अकाली मूवमेंट in decade of 1920, from the decade of 1920, जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य था, which aim was गुरुद्वारों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना
to prevent the भ्रष्टाचार, to prevent the corruption in gurudwaras, and abolish the culture of nepotism. नेपोटिज्म को कहते हैं भाई भतीजावाद, यही तो कहते हैं। तो तथा भाई भतीजावाद की संस्कृति को रोकना था। एक्चुअली गुरुद्वारे में ये हो गया था कि जैसे गुरुद्वारे में एक होता है ना वो सिंह का पद, जो कौन बैठता है वो तख्त पर, गुरु। हालांकि तो गुरु पद परंपरा तो गुरु गोविंद साहब ने अपने बात ख़त्म कर दिया था, तो गुरु का पद तो रहा ही नहीं गया, लेकिन एक अकाल तख्त होता है और उस पर वो एक परंपरा चली नहीं थी सिखों की। उसके बाद गुरु के मत, गुरुमत्ता का एक प्रचलन आया था सिखों में, और एक और था जिसको प्रचलन कराने के लिए, तो उसका जो वो संचालक था, ये गुरुमत्ता का जो प्रोपराइटर कह सकते हो, संचालक था, तो वो फिर गुरु तो नहीं होता था, बट गुरु के स्थान पर तो काम तो वही करता था। तो वो जो हेड गुरुद्वारा कमेटी का चेयरमैन कह लो आज के भाषा में, तो उसमें भाई भतीजावाद खूब था, क्योंकि कमाई का पद हो गया ना सब। तो ये मत सोचो लंगर चल रहा है, लोग खा रहे हैं, बहुत दान बहुत पुण्य कर रहे हैं, तो जितना खर्चा हो रहा है उसका 4 गुना आ भी रहा है। तो 4 गुना तो आधे में तो सारे खर्चे नहीं पड़ जाता, आधे में तो खाली बंटवारा होता है। तो बंटवारे को लेकर तो ये होगा कि भाई सारा चीज़ अपने घर में आए। तो हमारे बाद अगर हमारा ही कोई जनरेशन आता है तो समझो अपने घर में ही माल है, अब कोई और आ जाएगा तो फिर गया हाथ से। ये भाई भतीजावाद, इसको भाई भतीजावाद को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द नेपोटिज्म एंड ये क्या कहते हैं करप्शन इन गुरुद्वारास, तो ये उद्देश्य था इनका। ओके, तो कुल मिलाकर के ये धार्मिक सुधार आंदोलन यहीं समाप्त होता है फाइनली भारत से, जिसके माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास किया गया और समाज को सुधार के एक राष्ट्रवाद की नींव डालने की कोशिश की गई, क्योंकि राष्ट्रवाद की नींव भी यूनिटी पर ही आधारित। जिस प्रकार से एक विभेद और डिस्क्रिमिनेशन, विभेदकारी प्रवृत्तियां व्याप्त हैं भारत में, उसको समाप्त करके और एक यूनिफिकेशन, एक कल्चरल यूनिफिकेशन की जब बात की जाएगी, लोग यूनाइट होंगे एक बैनर के नीचे। वो बैनर कौन सा होगा? ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट, विरुद्ध का बैनर होगा, तभी हम ये आज़ादी की लड़ाई लड़ पाएंगे। और 1857 में जिस प्रकार लड़ा गया और जिस प्रकार उसका परिणाम निकला, ऐसे परिणामों से भविष्य में बचने के लिए इन विद्रोहों से ये नसीहतें ली गई, इंस्पायरेशन लिया गया और फिर सही दिशा में तो राइट स्टेप रखा गया। क्या? अब डायरेक्ट लड़ो नहीं, पहले इम्प्रूव कर लो। तो क्या हुआ? समाज और धार्मिक सुधार, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ।